जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो होंगे आपके आरपीएफ एग्जाम के साथ साथ आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी और सभी रेलवे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो से आपके माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कहाँ से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपको इन बचे हुए दिनों में पढ़ना है जिससे कि आपका जीके जीएस का स्कोर बढ़ जाए। तो आज जो लिए गए हैं हमने इस वीडियो में सभी प्रश्न चुनिंदा लिए गए हैं और सभी टॉपिक जो होने वाले हैं सेलेक्टेड टॉपिक होने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, आपका अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है। आपको बताना है जो आपका अरावली पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी बतानी है आपकी कहां पर है। पहला है राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में या दिल्ली में। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे वीडियो बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो बताइए, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा गया है तो सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान। इसमें जो हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब होगा, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आगे देखते हैं, इनके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां देख सकते हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे बात करते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी आपकी कहां पर स्थित है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी आपकी उत्तर भारत वाला जो राज्य है, उत्तर भारत का अगर कोई भी राज्य आता है तो उसमें आप लगा सकते हो आपकी स्थित है। वहीं पर बात करें अरावली पर्वत श्रेणी की, तो अरावली पर्वत श्रेणी आपकी राजस्थान और हरियाणा में आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात करें विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं पर बात करें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की, तो आपकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित है। पूर्वी घाट की बात करें तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में स्थित है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी आपकी कहाँ पर है? तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां थी जहां से आपको अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। मेरे साथियों, वीडियो के अंत में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। वह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है, तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपका भी दोस्त कोई आपका जो आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके पास वीडियो को भी शेयर जरूर कर दें। हम जो बात करेंगे सभी क्वेश्चन वे लिए हैं जो सेलेक्टेड हैं, और जो उनमें अधिक बताने की जरूरत है उनमें अधिक बताएंगे, वरना ऐसे ही चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। आपका क्वेश्चन पूछा गया था ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय जो ध्वनि होती हैं वे आपकी क्या होती है? ध्वनि तरंगों का, यानी विद्युत चुंबक आपका ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है, यानी इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक का संचालन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा जो है भुगतान बैंक का, क्वेश्चन पूछा जा रहा है भुगतान बैंक का संचालन करता है। पहला है आपका वित्तीय समावेशन विभाग, आपका दूसरा है लेखा संबंधी मामलों का विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग या डाक विभाग। तो बताइए, भारत सरकार के आपसे क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन भुगतान बैंकों का संचालन करता है? ये क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें डाक विभाग आपका डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। कई बार आपसे बैंकों की स्थापना पूछ ली जाती है कि कौन सी बैंक की स्थापना कब हुई थी, जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुई, एसबीआई की स्थापना कब हुई, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आपको क्या है, कुछ बैंकों की स्थापना के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे पहली बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत की सबसे पहली बैंक है और इसकी स्थापना आपकी 1700 कब की गई थी? 1770 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरी बैंक है आपकी बैंक ऑफ कलकत्ता,
तो बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना आपकी 2 जून आपकी 1806 में की गई थी। किसकी? बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना आपकी 1876 आपकी 6 में की गई थी। अगर पूछ ली जाए बड़ौदा की, तो बड़ौदा की स्थापना आपकी 1808 में की गई थी। कब की गई थी? 1808 में की गई थी। बात करते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपकी जो की गई थी आपकी 27 जनवरी 1900 आपकी कब की गई थी? 1921 में आपकी। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा किसकी स्थापना की गई थी? इंपीरियल बैंक की थी। और इसी अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित, तो ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई। वहीं पर बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 में आपकी आरबीआई की स्थापना की थी। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपकी 1911 में की गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बैंक थी जहाँ से संबंधित आपको अक्सर इनकी स्थापना से रिलेटिव आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपकी इनके स्थापना के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक भी आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए, क्या आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु? तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि उत्तर प्रदेश के बाद, तो उत्तर प्रदेश के बाद जो है मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो लोकसभा सीटों की संख्या जो सबसे अधिक है कौन से राज्य की है? आपका इसमें सही जवाब होगा महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जो है आपकी सबसे अधिक हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें आपकी 80 हैं। वहीं महाराष्ट्र में आपकी 48 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं। उसके बाद आपका तमिलनाडु आता है जिसमें 42 सीट हैं। और उसके बाद आपका कौन सा आता है? आपका बिहार और आपका पश्चिम बंगाल में आपकी 40-40 सीटें हो जाती हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है जैसे अब बना था उत्तर प्रदेश के बाद। आपसे पहले जो पूछा जाता क्वेश्चन पूछा जाता था कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कहाँ पर है, तो आप उत्तर प्रदेश लगाई आते थे। मगर अब आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा डीप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दूसरे नंबर का पूछ लिया गया है आपका महाराष्ट्र। इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। बताइए, पहला है आपका देविका रानी, दूसरा है आपका नरसिंह रेड्डी, पंकज मलिक या पृथ्वीराज कपूर? बताइए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम तो कौन थे? आपकी देविका रानी जो थी, इन्होंने सबसे पहले प्राप्त किया था। आपको पता होना चाहिए। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? जो आपके स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री पूछा गया है। तो पहले उप प्रधानमंत्री जो हुए थे स्वतंत्रता के बाद वे हुए थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हुए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे। यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपका प्रधानमंत्री का क्रम आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे 5 विकल्प आपको दिए जाएंगे, ए विकल्प दे दिया जाएगा, बी और सी आपसे पूछ लिया जाएगा, इनको क्रम के अनुसार लगाइए। आजकल रीजनिंग में भी आपका जीएस पूछा जा रहा है आपसे। रीजनिंग में भी आपसे जीएस पूछा जा रहा है। रीजनिंग में भी जीएस को लगवा लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, थोड़े ये प्रधानमंत्री हैं जो आपको इनके काल क्रम के अनुसार और आपको कौन से नंबर का प्रधान कौन है, आप प्रधानमंत्री कौन है आप इन्हें लगा सकते हैं। जैसे पहले कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका शासनकाल आपका 15 अगस्त 1947 से 17 मई 1964 तक इनका शासनकाल रहा था। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरे प्रधानमंत्री थे आपके श्री गुलजारी लाल नंदा। इनका शासनकाल जो रहा था 17 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 रहा था। उसके बाद में इनका शासन काल 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक रहा था। तीसरे प्रधानमंत्री आ जाते हैं आपके श्री लाल बहादुर शास्त्री। इनका जो शासनकाल रहा था वह रहा था आपका 9 जून 1964 से आपका 11 जनवरी 1966 तक। तीसरे हैं आपके श्री मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का जो शासनकाल था वह आपका था 24 मार्च 1977 से लेकर आपका 28 जुलाई 1979 तक। अगले थे आपके चौधरी चरण सिंह, जिनका शासनकाल आपका 28 जुलाई आपका 1979 से लेकर आपका
14 जनवरी आपका 80 तक इनका शासनकाल रहा था। छठे नंबर के थे आपके श्री राजीव गांधी, सातवें के थे आपके श्री पीवी आपके सिंह और आठवें नंबर के थे आपके श्री चंद्रशेखर। तो एक बार इनका क्रम देखेंगे। पहले हो जाएंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, तीसरे प्रधानमंत्री हैं आपके श्री लाल बहादुर शास्त्री, चौथे प्रधानमंत्री थे आपके श्री मोरारजी देसाई, पांचवें थे आपके चौधरी चरण सिंह, छठे थे आपके श्री राजीव गांधी, सातवें थे आपके पीवी आपके सिंह और आठवें थे आपके श्री चंद्रशेखर। कई बार ऐसे क्वेश्चन बनता है ना, जैसे आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले आपातकाल किस आपके भारत के जो प्रधानमंत्री के समय पर हुआ। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चीन और आपका जो भारत युद्ध हुआ था उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। पाकिस्तान और जो भारत युद्ध हुआ था उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो अगर आपको इनकी डेटों के बारे में पता होगा तो आप जज भी कर सकते हो, क्वेश्चनों को जज भी कर सकते हो। अगले जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और 10वें थे आपके HD देवगौड़ा, 11वें प्रधानमंत्री थे आपके इंदिरा कुमार गुर्जर और 12वें थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। 13वें की बात करें तो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह और 14वें थे आपके नरेंद्र मोदी जो आपके 26 मई आपके 2014 से अब तक आपके प्रधानमंत्री हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के कालक्रम थे। इनको आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आप नोट कर रहे हो तो इनको नोट भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है। तो संग्रहालय से संबंधित कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा संग्रहालय आपका कटक में स्थित है। 4 संग्रहालय आपके सामने दिए गए हैं। तो कटक में जो स्थित संग्रहालय है आपका नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय आपका जो है आपका कटक में स्थित है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण भारत के कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालयों के बारे में जहां से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा पहला है आपका राष्ट्रीय संग्रहालय, तो राष्ट्रीय संग्रहालय आपका दिल्ली में स्थित है। दूसरा है आपका भारतीय संग्रहालय आपका कोलकाता में स्थित है। तीसरा है आपका सालार जंग संग्रहालय आपका हैदराबाद में स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय आपका मुंबई में स्थित है। सरकारी संग्रहालय आपका चेन्नई में स्थित है और नेपियर संग्रहालय आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालय थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की। पहला है आपका 350 मील, 400 मील, 241 मील या आपकी बताइए 123 मील। तो क्वेश्चन पूछा गया है जब नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी, तो आपकी कितनी दूरी थी, आपकी इसमें सही जवाब होगा 241 मील दूरी तय की थी, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कई बार आपको नमक सत्याग्रह से लेकर डिफरेंस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता ही है और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में पता करते हैं। जैसे नमक सत्याग्रह जो आंदोलन था इस जो कब से कब तक चला था, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 12 मार्च आपकी 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक यह चला था। बात करते हैं कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो 12 मार्च को साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी। गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे, तो 78 अनुयायी थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गांधी जी सहित कितने अनुयायी थे, तो गांधी जी सहित आपके 79 अनुयायी थे। कितनी मील की यात्रा करी थी, तो आपकी 241 मील की यात्रा की थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने लगभग आपके 60,000 से अधिक लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया था और जो गांधी जी गिरफ्तार हुए थे वह आपके इसमें गिरफ्तार हो चुके थे आपके 5 मई को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। सरोजिनी नायडू द्वारा 21 मई को बॉम्बे में लगभग 150 मील उत्तर में धरना किया था। किसने, सरोजिनी नायडू ने लगभग 150 मील उत्तर में, कहाँ से, बॉम्बे से लेकर 21 मई को धरना किया था। इस क्वेश्चन का अधिकांश बच्चों को पता नहीं होता क्योंकि यह क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये आपका
बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाएगा और इस क्वेश्चन को अधिकांश बच्चे गलत भी करवाएंगे। और जो सरोजिनी नायडू के साथ नेतृत्व किया था वह आपका 2500 लोगों ने नेतृत्व किया था और आपकी गांधी जी को जनवरी 1931 में जेल से रिहा कराया गया था। इस आंदोलन में कब आपका 5 मई 1930 को तो क्या कर लिया था, इस आंदोलन में आपका गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था और रिहा कब किया था, तो 1931 में आपका रिहा कर दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जहाँ से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के चुनाव में हुए थे, तो भारत में जो संविधान सभा के चुनाव थे वे आपके कब हुए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जनवरी 1945, अगस्त 1945, नवंबर 1946 या जुलाई 1946। तो मेरे प्यारे साथी, जो भारतीय संविधान में चुनाव हुए थे वे आपके कब हुए थे, तो जुलाई आपके 1946 में हुए थे। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। तो जैसे भारतीय संविधान जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है, आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बनता है आपसे कि सबसे बड़ा और लिखित संविधान किसका है, तो भारतीय संविधान है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। सब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाए संविधान लागू कब हुआ था, तो संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस टाइम पर आपके कितने आर्टिकल थे, तो पहले आपके आर्टिकल थे 395 और 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद आपकी 12 अनुसूचियां कर दी गई थी। आपके 11 सत्र हुए थे और इसकी बैठक आपकी 167 दिनों तक इसकी संविधान की बैठक चली थी। बात करते हैं संविधान दिवस, तो ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान दिवस कब बनाया जाता है, तो आपका 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया जाता है। संविधान की पांडुलिपि में कितने पेज हैं, तो ये पता होना चाहिए। जो संविधान की ओरिजिनल लिपि थी उसमें आपके 251 पेज हैं। और कितने शब्द थे, तो आपके जो शब्द थे 1,17,369 आपके 69 आपके शब्द थे। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके जो थे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जहाँ से आपको अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 100% यहाँ से आपको किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी आपकी शिफ्ट में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपके गोल्डन क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको एग्जामिनर यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर रखता है, आपको इतना आपको बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आपका रॉकेट होता है वह आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो रॉकेट जो होता है वह आपका संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें संवेग आपका विकल्प सी में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से आपको बताना होगा। इनमें आपको 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्पों को पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा कि आपका इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। बताइएगा जल्दी से जल्दी, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताएं मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आपको एग्जाम में तो आपको ही जाना है, मेरे को तो जाना नहीं। तो आप ही क्या करेंगे, एग्जाम में चुनेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे सीधे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता तो आप इनमें से कौन से विकल्प को चुनते, जल्दी से जल्दी बताएं, इनमें से आप कौन से विकल्प को चुनते। तो जो बच्चे विकल्प सी को चुनते हैं वे बिल्कुल सही चुनते। सी विकल्प आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो टेलीफोन की स्थापना की थी वह आपकी अलेक्जेंडर आपका ग्राहम बेल ने की थी। किसने, अलेक्जेंडर, आपको पता होना चाहिए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आपकी टेलीफोन की स्थापना की थी। कब की थी, आपकी 1876 में आपकी स्थापना की थी। तो आपको इसका बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं इस विकल्प को चुनता तो विकल्प सी को चुनता। सी विकल्प का जवाब जिन बच्चों का था वो बिल्कुल करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। और जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था आपका 2021 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है वह आपका डायोप्टर कहलाता है, यानी इसमें सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा।
बात करते हैं कुछ आपके भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक के बारे में, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक आपका पास्कल होता है। कई बार पूछ लिया जाता है ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो ऊर्जा का अगर पूछा जाए तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक आपका हर्ट्ज होता है। मेरे प्यारे साथियों, जो भी मैं टॉपिक दे रहा हूँ उसके सभी पूरा एनालिसिस करा रहा हूँ, तो आपको क्या है हाथों हाथ आपको ये क्वेश्चन 50 नहीं लगभग 250 क्वेश्चन रिवीजन हो रहे हैं। 50 क्वेश्चनों के साथ लगभग आप 250 क्वेश्चनों का रिवीजन कर पा रहे हो, क्योंकि आपको जो है बार बार क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा, और इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे तो आपके सामने छवि भी बनेगी और आपको याद भी होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसी ही वीडियो को देखना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका चुंबकीय प्रेरणा, तो आपका इसका मात्रक आपका गाउस होता है। बात करते हैं ठोस कोण के एसआई मात्रक की, तो आपका स्टेरेडियन होता है। ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। खगोलीय दूरी की बात करें तो इसका मात्रक आपका प्रकाश वर्ष होता है। संवेग और आवेग की बात करें तो संवेग और आवेग दोनों का मात्रक आपका न्यूटन सेकंड होता है। वहीं वेग की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड होता है। दोनों में अंतर है, संवेग में, आवेग में और वेग में, तीनों में इनमें अंतर है। संवेग और आवेग का मात्रक आपका न्यूटन सेकंड होता है, और वेग का मात्रक अगर चाल का पूछ लिया जाए तो मीटर प्रति सेकंड होता है। विद्युत धारा का तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आपका एम्पियर होता है। और अगर आप किसी पदार्थ का परिणाम चाहते हो तो उसका मात्रक आपका मोल होता है। तो ये कुछ जो थे आपके भौतिक राशि और उनके एसआई मात्रक थे। आप तो या तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या आप नोट कर रहे हो नोट कर सकते हो। याद हो गए, वैसे तो आपको याद ही होंगे इतने, ये मात्रक तो याद सभी बच्चों को होते हैं। अगर कोई से में कन्फ्यूज हुए हैं तो उसको दोबारा दोहरा ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके जो है कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार के मनुष्य में निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष पहले तो आपको पता होना चाहिए, निकट दृष्टि दोष के उच्चारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट। तो निकट में क्या होता है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। एक ट्रिक बताऊंगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दूर निकट, दूर आपका दृष्टि दूर, तो दूर ऊ किस में आ रहा है, आपका उत्तर लेंस में आ रहा है, तो ऊ यानी दूर तो उत्तर लेंस में आ रहा है। आपका उत्तर लेंस में आपका दूर, जो उत्तर लेंस का प्रयोग होगा आपका दूर दृष्टि दोष में होगा, और निकट दृष्टि दोष में आपका किसका होगा, अवतल लेंस का प्रयोग होगा। क्वेश्चन पूछा गया था निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है, तो मायोपिया, मायोपिया आपका कहलाता है। आपको पता होना चाहिए, बी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो रेलवे जो पूछता है वह इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और आधुनिक इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। आपको इन दो टॉपिकों को कमजोर नहीं रखना है, एक तो इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रथम आपका किस पर था, आपका हेरोड डोमरा आपका मॉडल पर आधारित था। पहला ही विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे व्यस्त समुद्र मार्ग कौन सा है। तो विश्व का सबसे व्यस्त जो समुद्री मार्ग है वह है आपका उत्तरी, आपका अटलांटिक समुद्र मार्ग, आपका सी विकल्प इसमें करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस सूची में शिक्षा को रखा गया है। तो शिक्षा आपकी किस सूची में रखी गई है, तो शिक्षा आपकी समवर्ती सूची में रखी गई है। आपको पता होना चाहिए, समवर्ती सूची आपका करेक्ट जवाब होगा। कई बार विकल्प जो है आप टाइपिंग करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, जैसे इसमें बी विकल्प आपका नीचे हो गया, सी विकल्प ऊपर हो गया, तो ऐसे ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि आपको सही जवाब इसमें समवर्ती सूची ही आपका होगा। अगला क्वेश्चन है लखनऊ कढ़ाई को किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। तो लखनऊ कढ़ाई जो है वह आपकी चिकनकारी कृति के लिए प्रसिद्ध है। आपका इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl, NaCl आपका साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। आपको पता होना चाहिए, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्रों के बारे में और उनके रासायनिक नामों के बारे में, और उनसे क्या क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए जिप्सम का आपका सूत्र, जिप्सम का आपका रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो सोडियम क्लोराइड आपका जिप्सम का रासायनिक नाम होता रहा है, और सूत्र जो होता है CaSO4 आपका
2H2O जो होता है आपका जिप्सम का आपका रासायनिक सूत्र होता है। ये 2 जो है यहाँ पर बड़ा है, आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ी सी मिस्टेक थी यहाँ पर। धावन सोडे का जो रासायनिक नाम होता है आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। Na2CO3 इसका सूत्र होता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आपका इसका रासायनिक नाम हो जाएगा और CaLO2 इसका आपका क्या होगा, रासायनिक सूत्र होगा। ये जो टॉपिक है आपका क्या इसके लिए, आपका ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से ग्रुप डी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बुझे हुए चूने की बात कर लें तो CaO आपका इसका रासायनिक आपका और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गंधक का आपको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, H2SO4 रासायनिक सूत्र होता है। आपका सिरको को एसिटिक अम्ल या तनु विलयन बोलते हैं, आपका CH3COOH आपका रासायनिक सूत्र होता है। आयोडोफ्राम आपका डाई आयोडोमेथेन होता है, यानी CHI3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जापान की मुद्रा आपको बतानी है। जापान की मुद्रा क्या है, तो सभी को पता होगा येन जापान की मुद्रा होती है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। तो ये क्वेश्चन कुतुब मीनार से संबंधित आपके डिफरेंस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण, तो कुतुब मीनार के जो 5वें तल का निर्माण किया गया था वह आपका फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण आपका किसने कराया था, आपका कुतुबुद्दीन किसने करवाया था, ऐबक ने करवाया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, तो आपका इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। यानी सीधे तौर पर अगर जैसे क्वेश्चन बनता है पहला कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, साधारण तौर पर तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। मगर अगर क्वेश्चन बने कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, तो आपका इल्तुतमिश ने करवाया था। जो थे इनके जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये इनकी पहली मृत्यु हो गई थी। कुतुब मीनार जो पूरा करवाया था आपका इल्तुतमिश ने कराया था। और युद्धों के कारण जो है इसमें कुछ छवि हो गई थी, और इसके बाद जो 5वें माले तक पहुंचाया वह आपका फिरोज शाह तुगलक ने पहुंचाया। आपको पता होना चाहिए, तीनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 5वें तल का निर्माण आपका फिरोज शाह तुगलक, सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं जिनसे आपको पता होना चाहिए। जैसे ताजमहल किसने बनवाया, तो ताजमहल आपका आगरा में स्थित है और शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है लाल किला। लाल किला आपका दिल्ली में स्थित है, ये भी आपका शाहजहां ने ही बनवाया था। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो आगरा में स्थित है, अकबर ने बसाया था। अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में स्थित है, गुप्त काल में बनवाई गई थी। आपकी हवा महल आपका जयपुर में स्थित है और सवाई आपका प्रताप सिंह ने बनाया था। कोणार्क मंदिर इंपॉर्टेंट है, राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ये भी टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हॉकी के खेल में आपका मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में शामिल होते हैं। जो आपकी हॉकी होती है उसमें आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, तो सभी को पता होगा 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो आपके कुछ महत्वपूर्ण खेल दिए गए हैं और उनके खिलाड़ियों की संख्या दी गई है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को कभी कभी मिल जाता है। जैसे वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो की बात करें, वाटर पोलो में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर पोलो पूछा जाए तो पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी की बात करें आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में आपके 8 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में आपके 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खो खो में आपके 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। फुटबॉल की बात करें 11 खिलाड़ी भाग लेते हैं। क्रिकेट में आपके 11, हॉकी में भी आपके 11 और रग्बी फुटबॉल में आपके 15 खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके खिलाड़ी की संख्या थी और उनके आपके खेलों के नाम थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कौन सा गायक नवरत्नों में से एक है। तो आपको जो आपके अकबर के नवरत्न हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो कौन है, तानसेन है आपका, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अकबर के नवरत्न, तो पहला हो जाएगा आपका अबुल फजल। अगर आपको अबुल फजल विकल्प में दिया जाए तो अबुल फजल भी आपके अकबर के नवरत्नों में शामिल थे।
दूसरे हैं फैजी, फैजी भी आपके अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तीसरे हैं तानसेन या रामतनु पांडे भी मिल सकता है, तो ये भी आपके अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। चौथा विकल्प है आपका बीरबल या महेश दास, बीरबल या महेश दास भी आपके अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। पांचवे हैं आपके राजा टोडरमल, तो राजा टोडरमल भी आपके अकबर के नवरत्नों में शामिल है। छठा है आपका राजा मान सिंह, आपके अकबर के नवरत्नों में शामिल है। सातवां है आपका अब्दुल रहीम खान ए खाना, आपके नवरत्नों में शामिल है। आठवां है आपका हकीम आपका हुक्काम, ये भी आपके, और मुल्ला दो प्याजा, ये आपके 9 जो हैं अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है चिनाब नदी के तट पर कौन सा किला स्थित है। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कुछ महत्वपूर्ण नदी के किनारे बसे शहरों के बारे में पता कर लें जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे क्वेश्चन बन सकता है अयोध्या, अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश में है। आगरा की बात करें तो आगरा आपका यमुना नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। हरिद्वार आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। आपका नई दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे बसा है और आपका दिल्ली में स्थित है। कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे पर स्थित है और आपका पश्चिम बंगाल में है। अहमदाबाद आपका साबरमती नदी पर स्थित है और आपका गुजरात में स्थित है। मथुरा आपका यमुना किनारे पर स्थित है और आपका उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज गंगा में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके शहर थे जहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को बन जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था चिनाब नदी के तट पर कौन सा किला स्थित है। तो चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। सोचिएगा, समझिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन जो था वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, और जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, और एक प्यारे से कमेंट में बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी। और आपने अभी तक वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जो दूसरों का भला करता है उसका भी भला होता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, और आप क्या है सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता। इससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें ये पता चलता है इस वीडियो ने हमारे इतने सब्सक्राइबर दिए और हम इससे अधिक और आपको जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की सोचते हैं। तो हम भी इससे मोटिवेट होते हैं। तो आप क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।